नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप हर मंडे की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। टुडे ऑन द 16th ऑफ मार्च 2015 अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। पहले अपनी कुछ अनाउंसमेंट्स के साथ। हमारी अनाउंसमेंट्स क्या हैं? हमारी कुछ चेंजेस आ रही हैं जो हमारी फ़र्म की चेंजेस हैं। मैंने सोचा कि बजाय इसके कि इधर उधर से कोई उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन चल रही हो, मैं ख़ुद यहाँ पे आज बैठ के डिस्कस कर लेता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। चेंजेस ये हैं कि हमारे 4 ऑफिसेज हैं: फिंचली, इल्फर्ड, मैनचेस्टर एंड साउथ हॉल। फिंचली ऑफिस को अब हम चेंज कर रहे हैं इनटू यूरोप। यूरोप की बातें मैं बहुत देर से करता आ रहा हूँ। पिछले पूरा साल मैंने 2014 इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी की है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और बहुत सारी हमने एप्लीकेशंस भी की हैं जो हम कर रहे थे यूरोपियन इमिग्रेशन के लिए। और मैंने यही कहा था कि जब हमारे पास एक चीज़ रेडी हो जाती है, जब हम उसको अनाउंस कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको अनाउंस करूँगा। और अब अच्छी बात यह है कि हमारी तैयारी कंप्लीट है और अब हम उस पोजीशन में आ चुके हैं और अपने इतने केसेस कर चुके हैं कि हमें पता है कि अब ये चीज़ कैसे करनी है। और इस अच्छी खबर को मैं आज इस तरह से अनाउंस करना चाहता हूँ कि अब से हमारा फिंचली ऑफिस जो होगा वो सारे का सारा सिर्फ यूरोपियन केस वर्क को डील करेगा। बाकी जो सारे हमारे बुखारी चेंबर्स के काम होंगे, जो सारे हमारी यूके की इमिग्रेशन है, उसको हम अपने मैनचेस्टर ऑफिस में, अपने इल्फर्ड ऑफिस में और अपने साउथ हॉल ऑफिस में डील करेंगे। सो अगर आपको कोई उल्टी सीधी चीज़ सुनने को मिलती है, क्योंकि आज एक क्लाइंट का फ़ोन आया, कहते हैं कि जी मुझे पता चला फिंचली ऑफिस बंद हो रहा है। फिंचली ऑफिस बंद नहीं हो रहा। फिंचली ऑफिस को हमने यूरोप का हेडक्वार्टर बना दिया है और अब हम यूरोपियन सारा केस वर्क जो होगा, जो हमारे यूरोपियन इमिग्रेशन का काम है, वो सारे का सारा फिंचली में करेंगे। सो अगर आप यूरोपियन इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ यूरोप के लिए फिंचली ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बना सकते हैं, जो कि मैं मंडेज़ को और फ्राइडेज़ को किया करूँगा। बाकी जो हमारा सारा यूके इमिग्रेशन का काम है, वो सारे का सारा हम ट्यूसडेज़, वेंसडेज़ और थर्सडेज़ को इन तीनों ऑफिसेज़ में मैं खुद जो लोगों के साथ डील किया करूँगा, वो बात होगी। मैंने सोचा ये मैं एक स्टार्टिंग में अपनी थोड़ी सी अनाउंसमेंट करता चलूँ ताकि लोगों को क्लियर हो कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और किस तरह लेके चल रहे हैं। अब अपना टाइम टेबल डिस्कस कर लें। इस हफ्ते का हर हफ्ते की तरह इंशाल्लाह कल ट्यूसडे वाले दिन उधर इल्फर्ड में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल में मुलाकात होगी और थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह मैनचेस्टर में मुलाकात होगी। और जिस तरह मैंने बताया, फ्राइडे को फिंचली ऑफिस में यूरोपियन केस वर्क के लिए लोगों से मुलाकात हो सकती है। सो अगर आप यूरोप के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अब हम आपको बहुत अच्छे मीनिंगफुल किस्म के ऑप्शंस दे सकते हैं। आज सुबह भी मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली। हमारा एक केस जो बड़ा एक डिफ़िकल्ट फैमिली का केस था, जो फंसा हुआ था बल्गेरिया के लिए, वो भी थ्रू हो गया है और इंडिया से बल्कि अमृतसर से हमारी 2 एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई हैं जो बल्गेरिया के लिए हुई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप के लिए तो अब आप रब्ता कर सकते हैं और आपको पूरी गाइडेंस और जो सारा उसका स्ट्रक्चर है वो आपको सारा बड़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। ये तो हमारी पर्सनल बात होगी। अब चलते हैं अपने जो नॉर्मल सवाल जवाब होते हैं और अपनी कॉल्स लेनी शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं पहली कॉल लूँ, एक और चीज़ जो एक अपडेट के मुताबिक बताता चलूँ यहाँ पे। अभी आज मैं पढ़ रहा था, एक और कोर्ट ऑफ अपील का केस आया है, उसके अंदर भी वो डिस्कस कर रहे थे कि जो रूल्स हैं, जो ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के रूल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। और जब कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से एक दो डिसीजंस आ जाते हैं, जब इस तरह की बात होती है, तो फिर एक उम्मीद बन जाती है कि शायद इनको कहीं पे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और कोर्ट्स की तरफ से इसके अंदर शायद कुछ टांग अड़ाई जा सकती है। सो लेट्स होप कि ऐसा कुछ हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले सिंह का जिक्र किया था, एक केस था जो कोर्ट ऑफ अपील का था, उसके अंदर भी उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है वो इतना मुश्किल बना दिया गया है, इतनी इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस और इतनी डॉक्यूमेंटेशन और ऐसे ऐसे प्रोसेसेस डाल दिए गए हैं जो कि एक ले पर्सन के लिए फॉलो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। इस तरह की जो बातें जब आती हैं कोर्ट्स की तरफ से, तो फिर एक ट्रेंड चलता है और उम्मीद है कि यहाँ पे भी चलेगा, जहाँ पे कुछ चेंजेस फिर आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चेंजेस कोई अनाउंस हुई हैं, मैं नहीं बता रहा कि कोई चेंजेस अभी प्लान्ड हैं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि होपफुली एट द एंड ऑफ द टनल कोई लाइट नज़र आनी शुरू हुई है कि शायद हम पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस देखेंगे अगले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर। सो लेट्स होप फॉर दैट टू हैपन। अब अपनी कॉल्स की तरफ चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली सर। वालेकुम सलाम। मेरे 2 छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं। बताइए। एक तो है ILR के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो है वो
लाइफ इन द यूके है और लैंग्वेज के लिए जो है वो ई सोल है, तो पता करना और क्या टेस्ट चाहिए होगा ये एक। और दूसरा ये है कि नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो है वो आया 2 साल हो गए हैं मिला हुआ है ILR, और जो है वो करना है अप्लाई, तो उसके लिए जो है वो 2 साल हो गए हैं, तो आया वो इस साल के बाद करना है या 5 साल वाला, ये कुछ कंफ्यूजन है। आपको किस बेस पे ILR मिली है? कर लीजिए। आपको ILR किस बेस पे मिली है? वो 14 ईयर के बेस पे। 14 ईयर्स के बेस पे, ओके चलें ठीक है। पहला सवाल आपका कि टेस्ट कौन से करने वाले हैं ILR अप्लाई करने के लिए। ILR के लिए आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना होता है और उसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज की भी प्रोफिशिएंसी दिखानी होती है B1 लेवल की। अगर तो आपने यूके से कोई डिग्री की हुई है तो उस डिग्री का हो जाना ही काफ़ी है आपके लिए, आपको कुछ और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लाइफ इन द यूके टेस्ट करें और अपनी डिग्री साथ लगा दें। अगर आपकी डिग्री यूके से नहीं हुई हुई और आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर भी आपको वो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते और आपने टेस्ट करना है तो फिर आपको B1 लेवल का टेस्ट करना होगा, जो कि प्रूव करता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी B1 लेवल के ऊपर है। उसकी बेस पे आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक और किसी टेस्ट की ज़रूरत है, और कोई टेस्ट नहीं होता। ILR की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर आपकी एक तो क्रिमिनलिटी वाली रिक्वायरमेंट आती है कि आपका कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, आपने B1 लेवल टेस्ट कर लिया है, आपके पास लाइफ इन द यूके टेस्ट है और आपकी ILR की जिस भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं ILR की आपकी एंटाइटलमेंट बनती है, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपने नेचुरलाइजेशन के बारे में पूछा कि नेचुरलाइजेशन आपको 2 साल हो गए हैं इंडेफिनेटली मिले हुए, आप कब अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 14 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करते हैं तो याद रखिए 14 ईयर्स का मतलब ये होता है कि आपने लीगल या इलीगल टाइम कंबाइन करके आपने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया और फिर आपको इंडेफिनेट लीव मिलती है। अब अगर आपके फॉर एग्जांपल 2 साल गुजर गए हैं ILR मिले हुए और उससे पहले जो 14 साल की बेस पे जब आपने अप्लाई किया था उसमें से लास्ट 3 साल जो आपके थे, अगर वो आपने लीगली गुजारे थे यूके में तो इसका मतलब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं लीगली यूके में रहते हुए। अगर 5 साल लीगल रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तो फिर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिस डेट को आपने अप्लाई करना है उससे 5 साल पीछे जाके देखें। अगर हम आज देखते हैं हम 16 मार्च 2015 में बैठे हैं, अगर आप 16 मार्च 2010 को देखते हैं कि आप लीगल थे यहाँ पे और तब से अभी तक कंटिन्यूसली लीगल रहते आए हैं, तो फिर आप इंडेफिनेट लीव के उसके लिए नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइफ इन द यूके टेस्ट भी कर लेते हैं और अगर आपके B1 लैंग्वेज भी है और अगर आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस नहीं है। अगर तो आपके ये 5 साल पूरे नहीं होते, अभी आपको फॉर एग्जांपल आप इलीगल चलते आ रहे थे एक्सक्यूज मी आप इलीगल चलते आ रहे थे और आपने इंडेफिनेट लीव अप्लाई की, आपको 14 साल के बाद इंडेफिनेट लीव मिल गई और लीगली आपको सिर्फ 2 साल गुजरे हैं, तो अभी आपको 3 साल और इंतज़ार करना होगा ताकि आपके 5 साल का ब्लॉक पूरा हो जाए, आप तब अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए। कुछ साल पहले 2-3 साल पहले जो चीज़ें चल रही थी उसमें यह था कि अगर 14 ईयर्स के बेस पे भी आप अप्लाई करते थे और आपको इंडेफिनेटली मिल जाती थी तो अक्सर डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया जाता था आपकी फेवर में और उस डिस्क्रेशन में आपको नेचुरलाइजेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता था। अभी जो हमने पिछले 2-3 साल में केसेस देखे हैं वहाँ पे वो डिस्क्रेशन एक्सरसाइज नहीं करते आमतौर पे। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेहतर है कि आप लीगल चीज़ पे चलिए। लीगल चीज़ यही कहती है कि आपके 5 इयर्स लीगली कंप्लीट होंगे तो फिर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत जी, ठीक ठाक। ठीक है, मैंने 2 सवाल करने थे। एक तो ये है कि मुझे यहाँ आए तो 9 साल हो गए हैं और जो मुझे अपनी एप्लीकेशन की है वो 8 साल हो गए हैं। तो मैं ये पूछना था कि काफ़ी दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुकी हूँ और फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ लेकिन कुछ भी वीज़ा नहीं मिला। लास्ट उन्होंने फिर JR किया, उसमें फिर केस वापस लिया, फिर कर दिया, फिर रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मेरे वकील ने फिर से उनको केस किया और फिर फोटोग्राफ भेजी, ये वजह वो वजह, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बस मुझे ये बता दें कि मैंने ये पूछना था कि जो आप कहती हैं लीगली इतने 10 साल हो जाए तो वो वीज़ा मिलता है, एक तो वो क्या है लीगली, कैसा लीगल हो बंदा। जैसे मैंने कंटिन्यू अपना केस 8 साल हो गया चल रहा है और 2 साल बाद मुझे 10 साल हो जाएंगे, एक तो वो है, या लीगली कैसा है, मुझे बस ये पूछना था। ये मैंने काफ़ी वकीलों से सुना है कि जिनको लीगली 10 साल हो जाते हैं उनको मिलता है, बस मुझे ये कंफर्म करना है कि वो लीगली कैसे लोग हैं।
ओके, चलो मैं बताता हूँ। बाकी अब आप गौर से ये चीज़ सुन लीजिए, जो समझने वाली बात है इसमें। अक्सर लोग समझते हैं, जिस तरह आप सोच रही हैं कि मैं 8 साल से केस पे केस डालती जा रही हूँ, कुछ ना कुछ करती जा रही हूँ, तो ये मेरा सारा टाइम लीगल गुजर रहा है। ऐसी बात नहीं होती। जो 10 ईयर्स की एप्लीकेशन होती है, पैराग्राफ 276 की एप्लीकेशन होती है। ये पुराने रूल्स में दो चीज़ें हुआ करती थी, जो 9 जुलाई 2012 से पहले रूल्स थे। एक तो 10 साल वाली कैटेगरी थी और एक 14 ईयर्स वाली कैटेगरी थी। 10 साल वाली कैटेगरी करती थी कि जी आपके 10 साल लीगली कंप्लीट हुए हैं, कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस आपका चलता रहा है यूके में, 10 साल उसके ऊपर अप्लाई होता था। दूसरी चीज़ थी 14 ईयर्स ओल्ड वाली, कि आपने 14 साल गुजार लिए यूके में, चाहे आपने लीगल गुजारे चाहे आपने इलीगल गुजारे। अब आपकी जो सिचुएशन आ रही है, जो मुझे अभी बात समझ आ रही है आपकी, आप 9 साल पहले यहाँ पर आए, आपने फिर कोई एक एप्लीकेशन डाली, वो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हुई, फिर हो सकता है आपको अपील का राइट मिला हो या ना मिला हो, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप बार बार एप्लीकेशंस डालती गई हैं, उसका मतलब यही समझ आता है कि आपके पास कंटिन्यूस लीगल स्टेटस नहीं था। लीगल स्टेटस किस तरह से पता चलता है? अगर आपके हाथ में कोई चीज़ थी, आपके पासपोर्ट में स्टिकर लगा हुआ था, या आपके पास बायोमेट्रिक कार्ड था जो कंटिन्यूस 10 साल चलता रहता है, जो शो करता है कि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन है। अगर तो वैलिड लीव टू रिमेन आपकी चलती रही है 10 साल, तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं थी, या रिफ्यूज़ हो गया, या ख़त्म हो गया स्टेटस, या आप ओवरस्टे हो गई, उसके बाद जाके आपने कोई एप्लीकेशन डाली, तो वो जो भी आपका स्टेटस चल रहा है वो आपका लीगल इस सेंस में नहीं चल रहा। ठीक है, आपको निकाला नहीं जा रहा उस टाइम में, क्योंकि आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है, लेकिन आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है। अगर तो आपका लीगल स्टेटस लीव टू रिमेन की सूरत में आपके पास मौजूद था, कहीं लिखा हुआ आपके सामने था, और वही चीज़ चलती गई है, या वही एक्सटेंशंस होती रही हैं उसके ऊपर, तो फिर आपके 10 साल काउंट होते हैं। आपकी बात से ये लग रहा है कि आपकी एप्लीकेशन कोई जो डाली गई वो रिफ्यूज़ हुई, फिर कुछ और डाला, फिर रिफ्यूज़ हुआ, फिर कुछ और डाला, कुछ ना कुछ करते हुए आपके ये टाइम गुजर रहा है। सो वो आपके पास कंटिन्यूस लीगल रेजिडेंस नहीं चल रहा है, सो वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती। मुझे यही लगता है कि आपकी जो भी ह्यूमन राइट्स की कोई एप्लीकेशन चल रही है, या कंपैशनेट ग्राउंड्स की चल रही है, हो सकता है आपने लेगेसी में कुछ डाला हुआ हो, जो कुछ भी आपका चल रहा है वो आपको लीगल स्टेटस के साथ नहीं लेके चल रहा है। सो आपको उसकी बेस पे देखना पड़ेगा कि आपके और क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनमें आपको स्टेटस मिल सकता है। ओके जी, आई एम सॉरी, लेकिन 10 साल लीगल वाली जो बात आप कर रही थी वो आपके ऊपर अप्लाई मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, अब एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, हमारी पहली ब्रेक का। अब आपको मालूम है कि हमारी 2 ब्रेक्स होती हैं, सो हम पहली ब्रेक पे चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर। के बाद मैंने अपील की, अपील में वो उसको जीत लिया सर। ठीक, तो अभी तकरीबन तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं सर, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उधर से, और रिटर्न जजमेंट भी आई कोई 2.5 महीने हो गए सर, कोई भी उधर से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अच्छा, जब वो रिफ्यूज करना था तो उस समय तकरीबन जब मैंने फिंगरप्रिंट दिए तो 1 वीक बाद रिफ्यूजल लेटर भेज दिया। हाँ, अभी सोच ही रहा था कि उसके 1 वीक बाद बोल दिया कि भाई तुम्हें डिटेन करेंगे हम, आपको ये साइनों पे आना पड़ेगा। हाँ। और अभी जब सबको क्लियर है, अभी वो क्या सो रहे हैं सर वहाँ पे? भाई सो प्लीज रहे इसके हैं बारे और बताना कि कितना टाइम लगेगा जी। अच्छा, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो टाइम लग गया है ये भी लगना नहीं चाहिए था। बात ये होती है कि जब आपकी अपील अलाउ कर दी जाती है, उस अपील को फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि उस पर जो स्टेटस देना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। अभी तक होम ऑफिस, अब आप कहते हैं कि जी वो सो रहे हैं, अब वो हो सकता है सो रहे हों, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि वो चेक कर रहे हो कि जी आपका कॉलेज अभी तक रजिस्टर पर है कि नहीं, क्या उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अभी भी चल रहा है कि नहीं, क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि उस कॉलेज को उन्होंने रजिस्टर से हटाना है। क्योंकि अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन लेके बैठे रहते हैं और फिर आपका कॉलेज रजिस्टर से हट जाता है, और कॉलेज रजिस्टर से हटते ही फट 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, या 1 हफ्ते के अंदर आपको लेटर आ जाता है कि जी हमने फैसला करना था, अब तो आपका कॉलेज ही नहीं है रजिस्टर के ऊपर, तो अब आपको 60 डेज़ का टाइम दे रहे हैं, अब आप नया कॉलेज करें जाके। तो फिर वो आपकी एक नई मुश्किल शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है बेस्ट चीज़ ये है, अगर तो आपका कॉलेज अभी भी रजिस्टर पे है, सब कुछ सही तरह से चल रहा है, कॉलेज का लाइसेंस भी चल रहा है, कोई मसला नहीं है, तो फिर एक तो आप कोर्ट को लिखें, कोर्ट को लिखने के बाद आप होम ऑफिस को कंप्लेन करें, होम ऑफिस की कंप्लेन के साथ फिर अपने एमपी को इन्वॉल्व करें बीच में, अपने एमपी के पास चले जाएं, उसको जाके बताएं कि जी ये चीज़ है, कब से देखो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, मुझे इनसे फैसला लेके दो। जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कंप्लेंट करने वाली होम ऑफिस को, उसके अंदर भी आप उनको ये कह सकते हैं कि डिसीजन की कॉपी भेजें उनको, उनको ईमेल करें, सारा कुछ
फैक्स तो अब आजकल कोई कोई इस्तेमाल करता है। आप उनको ईमेल करें उसकी कॉपी एक, और उनसे कहें कि जी ये सब कुछ आ चुका हुआ है, आप मुझे बताएं कि कितना टाइम लगेगा और क्यों किस चीज़ की डिले हो रही है। ये जो टियर 4 की एप्लीकेशंस होती हैं आमतौर पर उसमें जो मैंने देखा है वो यही है कि एक बड़ी अजीब सी बात है, होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है फिर भी, और वो ये है कि वो बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी जैसे ही कॉलेज हटेगा रजिस्टर से तो फिर हम इसको डील करेंगे। सो ये बात बहुत गलत है और आपको इसके ऊपर ज़रूर उनको चैलेंज करना चाहिए और उनको ज़रूर आपको घसीटना चाहिए। चाहे अगर आपको नज़र आता है कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे, 3 महीने गुजर गए हैं, 4 महीने गुजर गए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, तो फिर आप कुछ और, कोई जुडिशियल रिव्यू की उनको धमकी लगाएं, कोई ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे कहूँगा कि एक तो कंप्लेंट करें, कोर्ट को लिखें और अपने एमपी को इन्वॉल्व करें, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर जुडिशियल रिव्यू का सोचें कि उसमें भी कुछ किया जा सकता है जाके, क्योंकि ये तो सरासर ज्यादती वाली बात है कि अपील आपकी अलाउ हो चुकी हुई है, सब कुछ अभी आपका इन प्लेस है और वो आपको वीज़ा नहीं दे रहे, वो तो गलत है। ठीक है, सो इस तरह कोशिश करें कि आप कोई ना कोई उनमें से जवाब निकलवा सकें और अपने एमपी को ज़रूर इन्वॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाता है। ओके सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। मैं साउथ हॉल से बात कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे तो आज फर्स्ट टाइम ये आपसे बात हुई है जी। तो मेरे आपसे 2 छोटे से क्वेश्चन है, प्लीज मैं आपको टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे ना 2011 में मुझे और मेरी फैमिली को DLR मिली थी 3 साल की। ठीक। तो उस यानी 2011 से 2014 यानी 3 साल हो गए। उस दौरान मैंने ना अपना नाम चेंज कर लिया था सोलिसिटर से, जो है ना डीड पोल बनवा के। ठीक। तो यानी मैंने अपना लाइसेंस वगैरह पे भी चेंज करवा लिया, बैंक ने भी सारा, लेकिन मैंने होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो अभी जब 2014 में हमें रिन्यूअल के लिए भेजना था तो उसमें हमें तकरीबन 1 साल हो गया, हमें कोई आंसर नहीं आया उनकी तरफ से ना। लेकिन लास्ट 2 वीक हो गए उन्होंने हमें लेटर डाला है कि आपकी जो चीजें वगैरह चाहिए, यानी मेरी, कि आप अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते हो, छोड़ने जाते हो, सर्जरी में जाते हो, यानी ये सारी चीजें उन्होंने ना प्रूफ एविडेंस मांगे हैं, साथ ना मेरा डीड पोल मांगे ना, वो जो नहीं होता ओरिजिनल जी। तो मेरे बच्चे यहाँ के इधर ही बोर्न हुए थे, उन दोनों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो एक 12 का एक 13 का है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये चीजें आफ्टर ईयर यानी साल गुजरने के बाद कोई जवाब नहीं दिया अभी तक उन्होंने ना। तो ये चीजें उन्होंने मंगवाई हैं, यानी ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, वो हमने हेड सारे इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक। वो सोलिसिटर को दे दिए हैं, वो कहते थे कि हम वो कर देंगे, लेकिन इसका मकसद मुझे इनकी समझ नहीं लग रही। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपको DLR मिली है तो आप जो बायोमेट्रिक कार्ड होता है उस पे आप यूरोप के लिए विदाउट वीजा लिए बगैर आप ट्रैवल कर सकते हैं, या हमें वीजा स्टिल लेना पड़ता है उसके साथ भी, वो जो बायोमेट्रिक कार्ड होता है? ये मुझे प्लीज बता दीजिएगा। मैं ना थोड़ा सा वरीड थे, जो उन्होंने चीजें मंगाई वो तो हमने सब कर दी हैं, लेकिन अभी उनका मकसद नहीं पता मुझे। प्लीज ठीक है, आप बता दें। जो आपका दूसरा सवाल है, पहले वो छोटा सा मैं जवाब आपको उसका दे दूं कि आपका जो DLR पे आपको जो कार्ड मिलता है, बायोमेट्रिक्स कार्ड, वो आपका सिर्फ यूके के लिए वैलिड होता है। अगर आप यूके से कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ का आपको वीज़ा लेके जाना होगा। अगर आप अपनी कंट्री में जा रहे हैं, अपने पासपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर तो आपको अपनी कंट्री का तो वीज़ा नहीं लेना होता, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाना है तो वहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो अगर आप कहीं यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यूरोप का आपको पहले वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आप शेंगन स्टेट्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी एक कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको वीज़ा अप्लाई करके फिर आप उस पर जा सकते हैं। अब आते हैं आपके पहले सवाल की तरफ कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो मांगी है वो क्यों मांगी है। अब आपका 2011 में जब डिस्क्रिशनरी लीव आपको मिली तो उसका मकसद ये था कि उन्होंने कहा होगा कि जी आपके बच्चे यहाँ पर हैं, आप उनके साथ बहुत क्लोज हैं, आपका उनके साथ कांटेक्ट है, सारा कुछ है, क्योंकि बच्चे तो आपके ब्रिटिश नेशनल्स हैं, वो यहीं पे पैदा हुए हैं और उनकी ब्रिटिश नेशनलिटी आपके पास मौजूद है। सो मुझे ये जो आपकी बात से अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि आपको जो डिस्क्रिशनरी लीव मिली वो शायद बच्चों की बेस पे मिली कि वो ब्रिटिश हैं और वो इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और आपकी उनके साथ एक क्लोज लाइफ है। अब वो यही चीज़ देखना चाहते हैं आगे कि आपने जो 3 साल गुजारे हैं उन 3 साल के अंदर क्या आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, क्या आप अपनी फैमिली के साथ उसी तरह क्लोज हैं, क्या आप अपने बच्चों के साथ उसी तरह क्लोज हैं। बिकॉज अगर आपको बच्चों की बेस पे मिला है तो उन्होंने वही सर्कमस्टांसेस आगे देखने हैं कि क्या वही सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है। अब अगर आपके पास सारा कुछ मौजूद है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके पास होगा लेटर्स भी होंगे कि आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, आपके पास फोटोग्राफ्स होंगी बच्चों के साथ, आपके पास जो हो सकता है वाइफ की तरफ से या बच्चों की तरफ से, बच्चे भी आपके 12-13 साल के हैं तो वो भी लेटर्स लिख के दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके उनको भेजिए। मकसद क्या है, आपको डिस्क्रिशनरी लीव जो 3 साल की मिलती है, जब आपने उसकी एक्सटेंशन अप्लाई करनी होती है तो जिस बेसिस पे आपको ओरिजिनल डिस्क्रिशनरी लीव मिली होती है वही बेसिस आपने कंटिन्यू करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पहले शादी की बेस पे आपको स्टेटस मिला, उसके बाद अब आपके 3 साल गुजर गए, आप कहते हैं कि जी अब तो मेरे बच्चे भी हैं लेकिन मेरी शादी खत्म हो गई है, सो क्या बच्चों की वजह से मुझे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हो सकता है उसमें आपकी DLR का स्टेटस चेंज कर दें। सो ये भी चीज़ एक पॉसिबल होती है। लेकिन आपके केस में अगर वही सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं जिसकी बेस पे आपको ओरिजिनल चीज़ मिली थी, तो उसी ओरिजिनल बेसिस पे फर्दर अपना एक्सटेंडेड एविडेंस लगाइए और उस एविडेंस की बेस पे आपको इंशाल्लाह एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए। उसमें कोई इशू वाली बात नज़र नहीं आती मुझे, एज लॉन्ग एज आपने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, कोई कन्विक्शन नहीं है आपकी, कोई और उल्टी सीधी चीज़ आपने नहीं की है, तो उसमें कोई मसला नहीं। जो आपने डीड पोल की बात की वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, बंदा अपना नाम चेंज कर सकता है, किसी भी वजह से चेंज कर सकता है। आप उनको ओरिजिनल अपना वो डॉक्यूमेंटेशन भेजिए, अपने कवर लेटर में सारा कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि जी यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं बच्चों के साथ पहले भी था, मैं बच्चों के साथ अब भी हूँ, ये उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो स्कूल वगैरह से आपको मिल सकती है, वो सारा लगा के अपनी एप्लीकेशन भेजें, उसको सबमिट करा दीजिए। जो आपने सवाल पूछा कि जी ये मकसद क्या है इसका, वो मैंने आपको बता दिया कि जिस बेस पे आपको ओरिजिनली डिस्क्रेशनली मिलती है उसी बेस पे आपकी एक्सटेंशन होती है। सो अगर आपके वही सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं और उसका आप एविडेंस दे सकते हैं तो आपकी एक्सटेंशन भी उसी बेस पे होती है और आपको 3 साल की और डिस्क्रेशन लीव आगे मिल जाती है। बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो अली भाई नमस्कार। हेलो जी, क्या हाल है, ठीक हो? बस बस ठीक ठीक। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और सारे प्रोग्रामों से, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बताइए आपका सवाल क्या है? आज मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि मैं थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ अपना, कि हम लोग 2003 में यहाँ आए थे इंडिया से, एक बेटी को साथ में लेके, और 2008 से हम केस डालते हैं, वो लोग रिफ्यूज़ करते गए। अभी एंड में हमारा हम JR तक गए, तो वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और इस बीच में मेरी दूसरी बेटी भी यहाँ पैदा हुई, जो कि अब अप्रैल में यानी नेक्स्ट वीक 10 साल की हो रही है। और हमारा जो हमने रिव्यू किया था उसका हमें अपील का राइट मिला था रिफ्यूजल आके, तो वो है 23 अप्रैल को। तो उससे पहले मेरी बेटी के 10 साल पूरे होते हैं, तो मुझे ये जानना था कि केस हमारा कितना स्ट्रांग है और क्या क्या इसका हो सकता है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी अभी 16 ईयर्स की हो गई और छोटी 10 साल की हो गई। तो ये एक सवाल है। और दूसरा ये कि आप मुझे ये जो बेटी 10 साल की हो रही है उसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा, क्योंकि कोई बोल रहे हैं कि नॉर्मल जैसे यहाँ के बच्चों के लिए करते हैं वैसे ही करना है, कोई बोलते हैं कि डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट प्रोसीजर है, और तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार अभी आप गौर से सुन लो, आपको भी पता चल जाएगा सारा। ठीक है, अब आपका पहला सवाल आपका ये है कि आप 2003 में यहाँ पर आए थे, बच्ची आपके साथ थी, उस वक्त से अभी तक बच्ची आपके साथ रह रही है। अब 2003 से लेके अभी तक तकरीबन 12 साल का टाइम गुजर गया है। सो इसका मतलब बच्ची तकरीबन 4 साल की थी जब आपके साथ आई। अब उसने जो 12 साल यहाँ पे गुजारे हैं वो उस 7 साल के कानून के अंदर आती है, जो ये कहता है कि अगर बच्चे ने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए हैं एंड इट इज़ अनरीजनेबल कि उसको यहाँ से निकाला जाए, तो उसको स्टेटस मिल जाना चाहिए। सो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपकी बच्ची के 12 साल किस तरह यहाँ गुजर गए, आपको अभी तक स्टेटस नहीं मिला। आपको तो बहुत देर का स्टेटस मिल चुका होना चाहिए था, नंबर 1। सो आपका जो सवाल है कि जी आपकी स्ट्रेंथ क्या है केस की, केस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपकी बच्ची ने इतना टाइम यहाँ पे गुजार लिया और वो अभी भी 18 साल से कम है। सो इसके ऊपर आपका केस डेफिनेटली बनता तो है। अब केस बनने में और केस जीतने में फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्यों होता है कि केस बनता तो बड़े लोगों का है, लेकिन उसको प्रूव करना और उसको प्रेजेंट करना सही, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो चीज़ करनी है, अपने केस को सही तरह प्रेजेंट करना है। अभी आपके पास अपील का टाइम आ रहा है, आपकी हियरिंग का टाइम आ रहा है, उसके अंदर जाइए, अपने केस की सही तरह तैयारी करें, स्टेटमेंट्स, आपके एविडेंस, बच्ची का खास तौर पे दोनों बच्चों का एविडेंस आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि अपील से पहले आपकी बच्ची को 10 साल भी हो चुके होंगे। सो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके केस के लिए बनता है। ये दोनों चीज़ें मिला के आपके केस में जान तो बहुत बनती है, लेकिन आपके एविडेंस पे डिपेंड करता है। कुछ आपने रिपोर्ट्स अपने स्कूल के बच्चों की लगाई होनी चाहिए, बाकी उनकी जो यहाँ पे लाइफ है, जो उनका रहने सहने का तरीका है, वो सारा कुछ। क्योंकि जो 4 साल की बच्ची थी आपकी, जब वो यहाँ पर आई थी, उसने भी आंखें तो यहाँ पे खोली, होश तो उसको यहीं पर आई है जाके। सो उसने जो कुछ सीखा होगा वो यहीं के मुताबिक सीखा होगा। जो आपकी बच्ची यहाँ पैदा हुई उसने भी सब कुछ यहीं के मुताबिक सीखा है। सो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको अगर आप सही तरह प्रेजेंट करेंगे तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आपका केस जज की तरफ से अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो आपकी एक बात होगी। दूसरी बात आपने पूछी कि जी बच्ची के 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो कौन सा किस तरह से अप्लाई करना है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ। जो लोग कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ छोड़ दें। सिंपल बात आपने याद ये रखनी है।
बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि बच्ची यहाँ पैदा हुई, फिर उसके स्कूल के, उसके डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रूव करते हैं कि वो कंटिन्यूसली 10 साल से यूके में रह रही है। जब उसके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्म MN1 आपने अप्लाई करना है, जो कि बच्ची को रजिस्टर कराने के लिए है एज अ ब्रिटिश नेशनल। आपकी बच्ची ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं हो जाती, उसको रजिस्टर कराते हैं आप एज अ ब्रिटिश नेशनल। जब आपने उसको रजिस्टर कराना है तो फॉर्म मैंने आपको बता दिया MN1 इस्तेमाल करना है, उसकी जो भी होम ऑफिस की फीस होती है वो जमा कराइए और अपनी एप्लीकेशन के साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको होम ऑफिस को भिजवा दीजिए और 3-4 महीने में आपका काम हो जाएगा, बच्ची की भी ब्रिटिश नेशनलिटी आपको मिल जाएगी। जब एक दफ़ा नेशनलिटी मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, जो कि एक अलग चीज़ होती है। सो नेशनलिटी मिलना और ब्रिटिश पासपोर्ट मिलना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहले आप उसको रजिस्टर कराइए एज ए ब्रिटिश नेशनल और उसके बाद फिर आप उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उतनी देर तक आपकी जो अपील है वो भी सक्सेसफुल हो चुकी होनी चाहिए और आपकी पूरी फैमिली को उसके बेस पे भी स्टेटस मिल जाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक विद दैट जी। मुझे बहुत अजीब लगेगा अगर आपने मुझे कल को फ़ोन करके ये बताया कि आपका काम नहीं हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी कोई गलती हुई होगी कि ये काम नहीं हुआ, अदरवाइज आपका ये काम डेफिनेटली होना चाहिए। ऑल द बेस्ट विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुखारी भाई। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे सवाल दो हैं, दो छोटे छोटे सवाल हैं। बताइए। एक तो मेरे है और एक मेरे दोस्त का है। मेरा सवाल इस तरह है कि मैंने एक पोलिश लड़की से ना इस्लामी शादी की थी, ठीक है, और मुझे जब मैं रजिस्टर कराने गया इंग्लिश शादी, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। अच्छा। और जब वो मुझे अरेस्ट करके उन्होंने शाम एलिगेशन का शाम मैरिज एलिगेशन लगा दी मेरे ऊपर और कोर्ट में गए, हमारी हेयरिंग उन्होंने भी हमारी कोर्ट नहीं मानी। अभी हमारी जो है ना हेयरिंग जो है ना अपर ट्रिब्यूनल में चल रही है और वाइफ मेरी जो प्रेगनेंट है तकरीबन 2 मंथ से, ठीक है। मुझे ये पूछना है कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हेयरिंग के लिए नहीं हमें बुलाएंगे, मुझे नहीं लगता वो मुझे बुलाएंगे, क्योंकि हमने बयान के अंदर 2 गलतियाँ की थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा दोस्त है, वो उसने भी शादी की थी एक ब्रिटिश नेशनल से और उन्होंने इसको इधर से रिमूव कर दिया था। उसने इस्लामी शादी की थी और जब उसने पाकिस्तान से अप्लाई किया उसको वीजा, उन्होंने मैरिज वीजा दे दिया उधर से, स्पोज वीजा नहीं दिया, मैरिज वीजा दिया। और अब उसने इधर शादी रजिस्टर इंग्लिश करा लिया और उसका भी वीजा खत्म होने में कुछ टाइम है, तकरीबन मैरिज वीजा खत्म होने में 6 महीने का उसको मिला था। वो उसका लिए पूछना है कि उसको कौन सा फॉर्म अभी इस्तेमाल करना है और क्या वो अभी अप्लाई कर सकते हैं अपने टाइम से पहले, प्लीज अब मुझे। चलो मैं बता देता हूँ जी। पहला सवाल आपका जो आपके केस के बारे में है, आपको जब कोर्ट से रिफ्यूज़ किया गया, वहाँ पे जज ने आपके केस के बारे में एक डिसीजन दिया। उस डिसीजन को हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। उस डिटर्मिनेशन को उठा के देखें कि उसके अंदर जज ने कौन सी बात को नहीं माना जिसकी वजह से उसने केस को आपके रिफ्यूज़ किया। कई वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि जज कहता है कि नहीं, मुझे एतबार नहीं है कि जेन्युइन सबसिस्टिंग मैरिज है, वो कहता है कि मुझे एतबार नहीं कि जेन्युइन रिलेशनशिप है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी बात है वो इस बात पे रिफ्यूज़ कर सकता है कि जी जो आपकी पोलिश नेशनल वाइफ है वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रही यहाँ पे, उसकी वजह से रिफ्यूज़ कर सकता है। सो देखना पहले आपको ये है कि कौन से पॉइंट पे आपको रिफ्यूज़ किया गया। अगर तो वो क्रेडिबिलिटी वाली बात पे रिफ्यूज़ करते हैं कि जी हमें इस बात पे एतबार नहीं कि ये शादी जेन्युइन है, तो फिर आपको मुश्किलात आती हैं, क्योंकि फिर आगे जाके आपको उस केस को ज़रा बिल्डअप करना पड़ता है। आपने बताया कि जी अभी अपर ट्राइब्यूनल के लिए आपकी हेयरिंग का इंतज़ार है और समथिंग लाइक दैट। जो मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे वो ये है कि आपने लीव टू अपील के लिए अप्लाई किया है। लीव टू अपील आपको अगर मिलती है तो आपको हेयरिंग आएगी, अगर लीव टू अपील नहीं मिलती तो केस आपका वो ख़त्म कर देते हैं। आप आगे अपर ट्राइब्यूनल में डायरेक्टली भी जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन से रीज़न पे जा रहे हैं। बिकॉज एरर ऑफ लॉ हो तो फिर आप आगे जा सकते हैं। सो एक तो ये चीज़ है, आपको ये देखना है कि अगर तो आपको नज़र आ रहा है कि उसमें कोई जान नहीं है, वहाँ से अपनी अपील विड्रॉ कर लीजिए। आपकी वाइफ अब प्रेग्नेंट भी हैं, जो वीकनेसेस आपकी पहले थी उन सारी वीकनेसेस को पूरा करके नई एप्लीकेशन डाल दें। नई एप्लीकेशन डाल के उसको ये याद रखें कि सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने में उस जज की डिटर्मिनेशन होगी जिस जज ने आपके खिलाफ फैसला दिया था। सो उन सारे पॉइंट्स को एड्रेस करके फिर अप्लाई करें, तब जाके आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। सो उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। जो दूसरा आपने सवाल पूछा जो फ्रेंड के बारे में कि जी उसका मैरिज वीज़ा 6 मंथ्स का उसका लगा है, वो उन्होंने उसका मतलब उसको फियांसे वीज़ा दिया होगा, जिसमें ये होता है कि जी आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है, आपने यूके जाके रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आप वहाँ से चेंज करना चाहते हैं। अब उनके 6 महीने में से टाइम बाकी रहता होगा। सो वो करेंगे क्या कि वो पहले एप्लीकेशन, अब शादी तो उनकी हो गई है अब या हो रही है,
रजिस्ट्रेशन जब उनकी हो जाती है तो फिर वो यहाँ से FLRM के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, जिसमें उनकी जो स्पाउस की तरफ से तमाम डॉक्यूमेंटेशन लगाई जाती है अपनी इनकम के बारे में, ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लगाते हैं, मैरिज जेन्युइन है, सब्सिस्टिंग है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन लगती है, और फिर आप वो एप्लीकेशन करते हैं जिसमें फिर आपको 2.5 साल का स्पाउस वीज़ा मिलता है। आप यहाँ पे जब वो 6 महीने के वीज़ा पे होते हैं जो आपको मैरिज के लिए दिया जाता है, यानी फियांसे वीज़ा दिया जाता है, तो उसकी शर्त यही होती है कि आप रजिस्ट्रेशन करके यहीं से स्विच अपना स्टेटस कर सकते हैं। सो उनको यहाँ पे स्विच करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वो एप्लीकेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों का जवाब सही तरह मिल गया होगा। नाज़रीन, अब एक और ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं, फिर आगे से अपनी कॉल्स लेते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ एंड वेलकम बैक। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो सत श्री अकाल बुखारी साहब। हेलो जी, सत श्री अकाल, क्या हाल है, ठीक हो? बात ठीक है बुखारी साहब, मैं बुलवंतन से गिरदावल बोल रहा हूँ। तो आपका प्रोग्राम देखकर मैं आपको पकड़ा था, तो बहुत सुना प्रोग्राम आपका। तो मैंने 3-4 वकील पहले बदले थे, तो उसके बाद मेरे को जवाब ही दे रहे थे, 5-6 बार जवाब दिया, और मेरे को आपने जो अपील मेरी हो गया, मेरे हक में हो गया, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओह वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस जी, ठीक हो? और आपको मैं इतना धन्यवाद करता हूं कि मैं कोई मेरे पास लफ्ज नहीं जो मैं आपका थैंक यू बोलूं, क्योंकि आपने मेरे को गिरे हुए को उठाया जी। ओह वेरी गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अपील है मेरी 11वें महीने में मेरे हक में हो गई थी। तो अभी मैं काफी मेरे को 5 महीने हो गए तकरीबन मैं वेट कर रहा हूँ, तो कोई कार्ड मेरे को आए नहीं है। मैं ये पूछना चाहता था कि कितना देर और लगेगी, जहाँ अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी 5 महीने हो गए, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कब आएंगे कार्ड, ये मेरे को बता दो। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू, आपने फ़ोन किया और थैंक यू, आपने इतनी सारी तारीफ की, थैंक यू वेरी मच। आपके जो टाइम इतना 5 महीने का लगाया, ये भी नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि आपके जब केस को कोर्ट की तरफ से अलाउ कर दिया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सो आपके लिए यही है कि मैं जिससे पहले भी एक कॉलर को बताया, अपने एमपी को भी इन्वॉल्व कर लो बीच में, होम ऑफिस को भी लिखो, कोर्ट को भी लिखो, हर तरफ शोर शराबा मचाओ जाके कि भाई अब क्या हो रहा है। क्योंकि अगर तो ये होता कि जी होम ऑफिस ने आपके अपील के खिलाफ कोई आपकी केस के खिलाफ, आपके डिसीजन के खिलाफ कोई अपील की होती, तो उसका भी लेटर आपको आ जाता, जिसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कोई अपील नहीं की है उसके खिलाफ, या कोई लीव टू अपील की एप्लीकेशन नहीं डाली, तो फिर तो आपको स्टेटस मिलना चाहिए। अगर आपके बायोमेट्रिक्स भी हो चुके हुए हैं तो फिर तो टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर बायोमेट्रिक्स अभी तक नहीं हुए हैं तो बायोमेट्रिक्स का लेटर आना चाहिए था आपको। सो जो भी है, अपने एमपी को इन्वॉल्व करो, उनको जाके सारा कुछ बताओ, उनको बताओ कितनी देर से सफ़र कर रहे हो आप, और उनको बताओ जाके कि जी मुझे इसमें अभी हेल्प चाहिए और मुझे अभी इसमें कोई ना कोई जवाब लेके दो होम ऑफिस से, तो आपको इसमें जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पे बैठ के, जब मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप इतना लंबा लंबा जवाब देते हो, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं सारे यूके के लोगों को घेर के, मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारे मेरे क्लाइंट बन जाएंगे और मैं सबको घसीट लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये होता है कि अगर मेरी बात सुन के किसी का कोई फ़ायदा हो जाता है तो मेरा क्या नुकसान है उसमें, किसी का फ़ायदा ही हो रहा है। मेरे जो रोज़ी रोटी लगनी है, जो मेरे लोगों ने आना है, जिन्होंने मेरे पास आना है, वो मेरा सारा दिन वैसे भी बिजी रखते हैं। सो दैट्स फाइन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बहुत खुशी हुई सुन के कि आपकी अपील हो गई है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं बात कर रहा हूँ बोल्टन से जी। जी ऐसा मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था 2010 में, तो फिर मैंने आके यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे रहा। फिर उसके बाद अक्टूबर 2013 में मैंने FLRO सेंड किया सोलिसिटर के थ्रू टू स्टे इन यूके। तो वो सारे बायोमेट्रिक आए, हर चीज़ की। उसके बाद वो रिफ्यूज़ हुआ, उसने अपील की। उतनी देर में मेरे जो पार्टनर था उसके साथ मैंने शादी भी रजिस्टर करवा ली और बेबी भी हो गया। तो फिर मैं सोलिसिटर ने एडिशनल ग्राउंड पे लगा के स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड, और अंडर आर्टिकल 8 उसने 3-4-5 पेजेस का कोई बना के पूरी जो पैराग्राफ वगैरह उसने दोबारा एप्लीकेशन सेंड की टू रिकंसिडर द केस के। तो अभी तक तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि उसका क्या होगा, उसका क्या स्कोप है, यानी कि केस कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन सेंड करनी चाहिए थी बजाय कि ये कंसीडर करने के लिए। तो अब मुझे अब
कंफर्म नहीं है, लेकिन वकील ने मुझसे 601 पाउंड का चेक भी लिया था, मुझे याद है, वो चेक भी निकल चुका हुआ है। लेकिन जो मेरे पास जो पेपर आए हैं वो रिकंसिडरेशन के आए हैं, और मैंने जब होम फोन करके पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि आपकी कोई नई एप्लीकेशन नहीं आई, और आपके पास जो आई थिंक वो यही कह रहे थे कि आपके पास सिर्फ रिकंसिडरेशन हमारे पास आई हुई है। और जब दोबारा दो सोलिसिटर ने 2 रिमाइंडर के जो लेटर भेजे हैं, उसने भी वो पुराना जो है ना FLRO वाला रेफरेंस नंबर डाला है, और मैं अपने MP के पास भी गया हूँ कि बताया कि भाई ये मसला है और काइंडली आप हेल्प करें, तो उसने भी कहा कि मैं कुछ करूंगा। अच्छा, तो बस यही आपसे पूछना था, काइंडली आप बताएं कि क्या इसका है और क्या आप मुझे एडवाइस करेंगे, अगर ये रूट ठीक है, अगर नहीं ठीक। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टनर जो है वो ब्रिटिश हैं? जी ब्रिटिश हैं जी। आपने मैरिज की उनके साथ? जी यानी पहले नहीं थी, जब पहली एप्लीकेशन सेंड की, लेकिन बाद में मैरिज कर ली थी। सो यूके मैरिज आप कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं? रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ओके फाइन, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ सर। आपके केस को सुन के तो ये लग रहा है कि आपके केस में आई डोंट नो क्या गड़बड़ हुई है, बिकॉज अगर तो आपकी एप्लीकेशन जाती है, जो कि आपकी नई एप्लीकेशन डाली जाती है, तो उसके अंदर एक तो इतना टाइम नहीं लगता। अगर आपकी FLR एप्लीकेशन डाली जाती है ऑन द बेसिस के जी मेरा स्टेटस ख़त्म हो चुका है और मेरी शादी जेन्युइन है और मेरा बच्चा भी हो गया है, हमें 2 साल से ज़्यादा कोहैबिटेशन करते हुए हो गए हैं, और उसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन डाली जाती है, तो वो एप्लीकेशन का जवाब आपको 3-4 महीने में आ जाता है। अगर रिफ्यूज़ल भी आना हो तो 2.5-3 महीने में आ जाता है, लेकिन इन एनी इवेंट 7-8 महीने गुजरना कोई सेंस नहीं बनती है। अब आप बता रहे हैं कि जी 601 पाउंड का चेक भी साथ लगाया था और वो चेक क्लियर भी हो चुका है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो चेक आप ही की एप्लीकेशन के लिए क्लियर हुआ है या किसी और के लिए क्लियर हो गया। ये एक थोड़ा सा अजीब सा एक सवाल उठता है बीच में, बिकॉज अगर ये हुआ कि आपने चेक दिया साथ, लेकिन आपकी एप्लीकेशन नहीं करने की बजाय आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कर दी गई और आपका जो चेक था वो कहीं मिक्सअप हो गया और वो किसी और के साथ चला गया, तो चेक तो क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आए, बायोमेट्रिक्स का लेटर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो उसका मतलब आपकी एप्लीकेशन तो डली नहीं है। और आपने जो फ़ोन करके कहा कि आपने कंफर्म किया, तो उसमें भी आपको पता चला है कि वहाँ पे कोई आपकी नई एप्लीकेशन नहीं डली हुई, तो ये तो फिर ऑब्वियसली कुछ गलत बात है। बेहतर ये है कि आप अपने सॉलिसिटर के पास जाइए, उनके साथ बैठें, उनसे कहें जी मेरी फाइल ज़रा प्लीज़ निकाल लीजिए, फाइल उसके सामने रखें, उनसे कहें कि जी जस्ट टेक मी थ्रू द फाइल कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। अब हम लोग जब काम करते हैं, हर जो भी स्टेज होती है, कोई फ़ोन कॉल आती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसके हर चीज़ के नोट्स बनाए जाते हैं वहाँ पे वो आपकी फाइल के अंदर लगे होते हैं। कोई नई एप्लीकेशन की जाती है, कोई उसकी तैयारी की जाती है, हर चीज़ आपकी फाइल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जहाँ से देखते हैं आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपके केस में क्या चीज़ हुई है। अगर तो ये पता चलता है कि जी सिर्फ रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट डाली गई है, तो नंबर 1 आपको पता करना है कि जी आपका चेक किधर गया, क्या वो किसी और एप्लीकेशन में लग गया है, किसी और की फ़ीस पे कर दी गई है, तो एक तो वो बात गलत है। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करना है कि अगर ये सब कुछ सही है कि आपकी एप्लीकेशन सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए गई हुई है, तो फिर तो आपको नई एप्लीकेशन डालनी चाहिए ना, क्योंकि आपका जो पॉइंट बनता है जिसके ऊपर आपको स्टेटस मिलेगा वो ये है कि आपकी वाइफ ब्रिटिश होते हुए, आपके बच्चा ब्रिटिश होते हुए वो यहाँ पे आपके साथ रह रहे हैं और आप लोग अपनी कंट्री में वापस जाके इकट्ठे नहीं रह सकते। कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी वाइफ आपके साथ नहीं जा सकती। वो चीज़ आप प्रूव करेंगे तो ये काम आपका होगा भाई, अदरवाइज ये काम आपका नहीं होगा। आप जितना मर्जी कहते रहें शादी जेन्युइन है, वो कहते हैं हाँ जी शादी जेन्युइन है, बच्चा मेरा है, वो कहते हैं हाँ जी बच्चा भी आपका है, लेकिन वो आपको ये कहें कि क्या ये आपके साथ जाके नहीं रह सकते। अब बड़ी मैं अजीब किस्म की कहानियां सुनता हूँ होम ऑफिस की तरफ से उनके लेटर्स के अंदर, कि जहाँ पे वो अजीब अजीब बोंगियाँ मारते हैं कि एक मेरे पास क्लाइंट था, वो उनकी इजराइल की वाइफ थी, वो इजराइल की वो क्लाइंट को कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान चले जाएं, जाके वहाँ पे रहना शुरू कर दें। और जब हमने कहा कि जी वो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है वो सारा कुछ, तो कहते हैं ये इजराइल वाली जो है वो अरबी बोलती है, तो पाकिस्तान में तो अरबी हर जगह चलती होगी। सो इस तरह की बोंगियाँ वो मारते रहते हैं। कहने का मकसद ये है कि नई एप्लीकेशन डालें, उसके अंदर अपने लॉ के मुताबिक, लॉ क्या कहता है, इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स क्या हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ जाके नहीं रह सकती। सो उसकी बेस पे सारा एविडेंस लगा के एप्लीकेशन डालिए। मेरा तो ख्याल है कि आपकी नई एप्लीकेशन जाए तो आपका ज़्यादा फ़ायदा बन सकता है केस का, बिकॉज अगर उसको फिर वो रिफ्यूज़ करते हैं और आपने प्रॉपर उनको रीजंस भी लगाए, सारा कुछ किया, और फिर भी आपको अपील का राइट नहीं देते, तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं, जहाँ पे उसकी चैलेंज का कोई एक्चुअल बेसिस बनता है। अगर आप वो उसको प्रॉपर बेसिस के साथ चैलेंज करेंगे तो वहाँ पे कंसेंट ऑर्डर भी साइन हो जाएगा जो ट्रेजरी सॉलिसिटर्स करेंगे, और फिर आपके केस को रिकंसिडर भी करेंगे। अगर फिर भी वो रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको अपील का राइट ज़रूर मिल जाएगा। सो कहने का मकसद ये कि कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो कीजिए जहाँ पे जाके आपके केस में फ़ायदा तो हो ना। अभी तो आप 8 महीने से 10 महीने से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जी कोई रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट गई हुई है। उस रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट का मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं। वो मैं भी डालता हूँ रिकंसिडरेशन या फ्रेश क्लेम्स, वो मैं वहाँ पे सिर्फ डालता हूँ जहाँ पे केस में उतनी जान अब
कामयाबी ना हो कि हम उसको उसी वक्त जीत सकें। अगर हम उसी वक्त नहीं जीत सकते तो आपने सिस्टम में रहना भी है, सिस्टम में चलना भी है। होम ऑफिस के साथ आपकी एक कॉरेस्पॉन्डेंस भी चल रही है, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग भी हैं जिनको किए बगैर, रिफ्यूज़ किए बगैर या उनको एक्नॉलेज किए बगैर वो आपको निकाल नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन अगर केस में आपकी जान है जिसको आप आज जीत सकते हैं तो फिर इंतज़ार करने की क्या सेंस बनती है? ठीक है। सो आपके केस में आप जो मुझे बता रहे हैं कि आपका बच्चा भी है, वाइफ भी आपकी ब्रिटिश नेशनल है, आपकी शादी भी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप इकट्ठे भी रहते हैं, जेन्युइन मैरिज है, सारा कुछ है, तो फिर भाई नई एप्लीकेशन डालें, उसके अंदर होम ऑफिस की फीस साथ लगा के, प्रॉपर एविडेंस लगा के, और फिर उसको फाइट करें जहां आपका कोई चांस तो बने ना कि आप केस को जीत सकें। इंतजार करते रहेंगे तो हो सकता है आप साल और बैठे रहें, आपको कोई जवाब ना आए। ओके मेरा जो आपको इसमें मशवरा होगा वो यही होगा कि नई एप्लीकेशन डालिए जिसको कि आप चैलेंज कर सकें आगे जाके, अगर उसको भी वो रिफ्यूज़ करते हैं, ताकि आपकी कोई लाइफ आगे चले तो सही। ये तो अभी आप हवा में लटक रहे हैं, मुअल्लक हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी उस्मान बात कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा है और आप खुद भी अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू वेरी मच सर। क्वेश्चन मेरा नेफ्यू के बारे में है। वो पहले स्टूडेंट था तो सम रीज़न उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकी, तो वो जो यहाँ की उनकी कोर्ट से उसने फाइट किया और एंड ऑफ डे उसको उन्होंने रिफ्यूज करके उसको कहा कि यू हैव नो एनी मोर राइट फॉर अपील। जी। तो एट द मोमेंट वो यहाँ पे इनलीगल है, तो मैं उसको एनी हाउ यूरोप भेजना चाह रहा हूँ। तो प्लीज उस बारे में मुझे बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो जाके इनलीगल ही होगा। तो वो किसी सिस्टम में आके, वो किसी सिस्टम में आ सकता है, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो आप बता रहे थे कि यूरोप की हमारे पास है सब कुछ। तो अगर ये हो सकता है तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे भेजना है और आपकी तरफ से करना है, क्योंकि मैं तो डिसेबल बंदा हूँ, तो मेरे लिए इजी होगा कि मैं यहाँ पे अपनी आप तक रसाई हो सके। तो प्लीज़ मुझे काइंडली बता दें कि क्या ऑप्शंस हैं। मुझे पता है कि आप सारे नहीं बता सकते, लेकिन कुछ जितना एज मच एज यू कैन। अच्छा चले, मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है इस वक्त क्योंकि मुझे एक ऑप्शन देता है कि मैं यहाँ पे यूरोप के बारे में बात कर सकता हूँ, जो बहुत लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। ये मेरी बात अभी मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मेरी बात अभी लिख लें कि आज से 7-8 साल बाद आपको यही मेरी बातें सही होती नज़र आएंगी कि जहाँ पे लोग हर कोई इसी की तरफ भाग रहा होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर यही है। आपको नजर आ रहा है यूके में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको नजर आ रहा है यूके की इमिग्रेशन लॉज कितने सख्त कर दिए गए हैं। अगर तो आपके बच्चे हैं यहाँ पे, आपकी कोई शादी हुई हुई है, या आपका कोई बिजनेस है यहाँ पे, या आप इतने हाईली एजुकेटेड हैं कि आप किसी वर्क परमिट की तरफ जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप यूके इमिग्रेशन की तरफ जरूर जाइए। अगर आपका एंटरप्रेन्योर का 2 लाख पाउंड आपके पास मौजूद है तो जरूर जाइए। जिन चीज़ों में तो आपका केस बनता है ज़रूर अप्लाई करें, अगर नहीं बनता तो खाली रोलने का कोई फ़ायदा नहीं। और स्टूडेंट्स पहली वो कैटेगरी हैं जो कि रोल रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स से मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए होता है कि बेचारे पता नहीं क्या पापड़ बेल के निकलते हैं अपनी कंट्री से, पैसे किस तरह जमा करते हैं, फीसें किस तरह जमा करते हैं, फिर पे करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर पता चलता है किसी जो एजेंट के हथे चढ़े होते हैं कि जी कॉलेज उड़ गया, फीसें भी गई, फिर किसी और जगह जा रहे हैं, फिर कॉलेज उड़ जाते हैं, फिर फीसें जाती हैं, और करते कराते फिर वो इलीगल हो जाते हैं, और फिर बस वैसे रुल रहे होते हैं कि जी वापस भी नहीं जा सकते, इतने पैसे खर्च करके आए थे, अब वापस किस मुंह से जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। यूरोप के जो ऑप्शंस मैंने निकाले हैं वो क्या है? यूरोप में मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि नंबर 1, कहीं पे भी इलीगल जाके रहने में आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपने अभी बताया कि स्टूडेंट है वो यहाँ पे इलीगल हो चुका है, ओवरस्टे हो चुका है, अब यूरोप में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूरोप में मैं उसको भेजूंगा तो वहाँ पे भी इलीगल होगा। क्यों भाई? क्यों आप उसकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं? क्यों वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब करता है? मैं आपको ऑप्शन ये देता हूँ कि वो बंदा यहाँ से उठ के वापस जाए, अपनी कंट्री से जाके प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करेगा, उसके लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट की जाती है, या उसको जॉब दिलवा के उसके ऊपर वर्क परमिट इशू किया जाता है, या उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है वहाँ पे, या वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है उसकी बेस पे हो सकता है, या उसकी एजुकेशन है जिस पे वो ब्लू कार्ड स्कीम में जा सकता है। ये इतने सारे ऑप्शंस बनते हैं जहाँ पे आपको फिट किया जा सकता है, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर अभी भी लॉज ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। ओके अब ये वाकई इतना एक बड़ा एरिया है कि मैं यहाँ पे तो कवर नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ एक दिन कोई प्रोग्राम करूंगा सिर्फ यूरोप के ऊपर, जहाँ पे मैं सारे फिर यूरोप के सवालों का जवाब दूंगा, और मैं पहले से मैं अनाउंस करके करूंगा ताकि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिल सके। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मुझे पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब खत्म हो रहा है, अभी मैं आपको इतना कह सकता हूँ, उसके लिए यहाँ पे इलीगल होके यहाँ से स्टेटस स्विच नहीं होगा।
और ये चीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स मार खाते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि नहीं जी मैं वापस ना जाऊँ, बस यहीं से करूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपका वर्क परमिट करवा के आपके हाथ में वीज़ा पकड़ाऊंगा और कहूँगा कि जी जाओ अब अपनी कंट्री में जाके 4-5 दिन के अंदर इसको सिर्फ अपने पासपोर्ट के ऊपर स्विच करवाओ और फिर आ जाओ। वो चीज़ हज़ार दर्जे बेहतर है। आज जिस केस की मैं बात कर रहा था प्रोग्राम के शुरू में, जो हमारा बल्गेरिया का एक अप्रूव हुआ है, वो यहाँ पे स्टूडेंट थी, उनको यहाँ पे सब कुछ रिफ्यूज़ हो चुका था, इलीगल हो गए। वकीलों ने कहा जुडिशियल रिव्यू में जाओ, ये करो वो करो। मैंने उनसे कहा जी आप वापस चले जाओ इंडिया, मैं आपका वहाँ से काम करा दूंगा। उनका वर्क परमिट इशू हुआ, वर्क परमिट हस्बैंड वाइफ का दोनों का इशू हुआ है। अब उसके ऊपर उनके आज वीज़ा भी हो गया है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब वो आराम से 28 तारीख की 28 मार्च की फ्लाइट के ऊपर बल्गेरिया जा रहे हैं। अब क्या था, आज तक वो यहाँ पे रुल भी सकते थे, बहुत पैसा भी खर्च कर सकते थे और उनको कुछ नहीं मिलना था, लेकिन अब उन्होंने सही काम किया और उनका एक दूसरी कंट्री में नई लाइफ शुरू हो गई। 5 साल वहाँ पे गुजारेंगे, उनका परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगा। 1-2 साल के बाद वहाँ पे उनको नेशनलिटी मिल जाएगी। अब यूरोपियन नेशनल बन के आप जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन उतनी देर आपने जहाँ पे उस कंट्री में गुजार ली होगी, आपका दिल ही नहीं करेगा कहीं और निकलने को। ठीक है। सो आपके नेफ्यू के लिए भी मैं यही कहूँगा कि उससे कहिए कि मुझसे मिल लें, मैं उसको बैठ के उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स, उसके पैसे के मुताबिक मैं उसको ऑप्शंस दे सकता हूँ कि क्या चीज़ बन सकती है। और इसी तरह मैं बाकी सब सुनने वालों को भी कहता हूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं मिलना उसके अंदर, ना आपके लिए कोई रास्ते खुलते हैं सेटलमेंट के लिए। सो बेहतर है उस चीज़ की तरफ जाओ जहाँ आपका कोई रास्ता तो बने, ताकि आप जाके कुछ अपनी ज़िंदगी को सेटल तो कर सकें। ठीक है जी नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, छोटा सा सवाल, एक लाइन का, तो उसका तो मैं आपको ईमेल्स में सारों को जवाब दे दूंगा। अगर लंबी लंबी कहानियां लिखेंगे तो फिर प्लीज़ आप आके मिल लीजिए, फिर हम बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, हमारा फिंचली ऑफिस अब हमारा सिर्फ यूरोप का काम करेगा। यूरोप के सारे वर्क परमिट्स, यूरोप के सारी जो हमने इमिग्रेशन का सारा काम खोलना था, वो अब हमने अपने फिंचली ऑफिस में खोला है। उसके अलावा जो इल्फर्ड ऑफिस में इंशाल्लाह कल लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल में, और इंशाल्लाह थर्सडे को मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। अगले हफ्ते तक इजाज़त चाहता हूँ, इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अच्छे अल्फाज में भी याद रखिएगा, और जहाँ खिदमत का मौका देना हो ज़रूर मिलिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड